Hello everyone, welcome to Bai Shiksha with Akhil. Today we will discuss about water absorption. Water absorption. Water absorption means जल अवशोषण. पादपों में जल अवशोषण की बात हम करें उससे पहले हमें कुछ फैक्ट्स हम देख लेने चाहिए. वो फैक्ट्स क्या हैं? जैसे कि सबसे पहला जो बिंदु आता है वो हमारा आता है मृदा में जल के प्रकार. टाइप ऑफ सॉइल वाटर. टाइप ऑफ सॉइल वाटर को अगर हम देखें तो जो फर्स्ट टाइप आता है वो हमारे पास आता है रन ऑफ वाटर. रन ऑफ वाटर या जिसे रनवे वाटर या जिसे अपवाहित जल कहते हैं. कौन होता है या कैसा होता है या क्या होता है? बारिश के बाद जो जल बहकर समुद्र में चला जाता है पादपों के लिए किसी काम का नहीं होता, उसे रन ऑफ वाटर या रनवे वाटर कहते हैं. दूसरा जो जल आता है जिसे बोलते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर या आर्द्रताग्राही जल. जल की वो मात्रा जो मृदा के कोलाइडी कणों की सतह पर प्रबल रूप से उपस्थित होती है, अधिशोषित होती है, उसे हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहते हैं, आर्द्रताग्राही जल कहते हैं. ये भी किसी काम का नहीं होता. तीसरा आता है ग्रेविटेशनल वाटर. ग्रेविटेशनल वाटर मीन्स गुरुत्वीय जल. इसे भौम जल भी कहते हैं. बारिश होने के बाद जो जल गुरुत्वाकर्षण के कारण मिट्टी में रिसकर भौम जल के स्तर तक पहुंच जाता है उसे ग्रेविटेशनल वाटर या भौम जल कहते हैं. ये भी पादपों के लिए उपयोगी नहीं होता. जो फोर्थ आता है वो होता है केमिकल वाटर यानी कि रासायनिक जल. किसे कहते हैं? वो जल जो मृदा कणों में उपस्थित लवणों की संरचना से रासायनिक रूप से जुड़ा हुआ रहता है, उसे केमिकल वाटर या रासायनिक जल कहते हैं. इसे चूंकि ये बंधित होता है इसलिए इसे बाउंड या बंधित जल भी कहते हैं. पांचवा जो जल आता है वो आता है वेपोराइज्ड वाटर. नाम से पता चल रहा है वेपोराइज्ड या वाष्पीकृत जल. पृथ्वी सतह पर जब तापमान अधिक हो जाता है तो जो जल वाष्प बनकर चला जाता है उसे वाष्पीकृत जल कहते हैं और ये भी पादपों के लिए उपयोगी नहीं होता. अभी तक जितने भी 5 प्रकार हमने बात की है, पांचों में से कोई भी प्रकार पादपों के द्वारा या जड़ों के द्वारा अवशोषित नहीं किया जाता. लास्ट इंपॉर्टेंट कैपिलरी वाटर. कैपिलरी वाटर जो होता है जिसे कैशिकत्व जल कहते हैं, ये पादपों के लिए उपयोगी होता है. कहाँ मिलता है? मृदा कणों के बीच जो छिद्र पाए जाते हैं वहाँ पर ये जल भरा रहता है. इसको कैशिकत्व जल, इसको कैपिलरी वाटर कहते हैं. और ये जल पादपों के अवशोषण का मुख्य स्रोत होता है. जड़ें केवल इसी का ही अधिकतम अवशोषण करती हैं. इस प्रकार से ये मृदा में जल के प्रकार हो गए. कुछ बातें और हैं, जैसे एक आपने नाम सुना होगा होलार्ड. होलार्ड क्या होता है? मृदा में उपस्थित जल की संपूर्ण मात्रा को होलार्ड कहते हैं. होल, संपूर्ण मात्रा. आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा, होलार्ड, होल, संपूर्ण मात्रा. अब इसको किस तरह से विभाजित किया जा सकता है? मृदा में उपस्थित वो जल जो पादपों के काम आता है. क्या आता है? काम आता है. काम आता है उसे क्या बोलते हैं? क्रीसार्ड. क्या बोलते हैं? क्रीसार्ड. और जो काम नहीं आता यानी कि जो अवशोषित नहीं किया जाता उसे बोलते हैं इकार्ड. क्या मैं ये कह सकता हूं क्रीसार्ड प्लस इकार्ड बराबर होलार्ड? बिल्कुल. मृदा में उपस्थित जल की कुल मात्रा, मृदा में उपस्थित वह जल जो पादपों के काम आता है, जो काम नहीं आता, इन दोनों को मिलाकर मैं होलार्ड कह सकता हूं. ठीक है. एक चीज़ और मैं बात करना चाहूँगा. आपने एक नाम और सुना होगा WHC. ये कई वर्ड आप सुनेंगे इसलिए पहले इनको क्लियर कर लें. WHC वाटर होल्डिंग कैपेसिटी या जिसे मैं फील्ड कैपेसिटी भी कह सकता हूँ. जल की वो मात्रा जो मृदा कणों के बीच शेष रहती है, या मैं यूँ बोलूँ मृदा में पाई जाने वाली जल संग्रह की क्षमता को जल धारण क्षमता कहते हैं. मैं क्लियर कर ही देता हूँ. आपने क्या किया होगा? आपने CBSE NCERT सिलेबस जहाँ पर लागू है वहाँ पर 12th में एक्सपेरिमेंट करवाया जाता है. क्या करवाया जाता है? आप देखें, ये एक मेजरिंग सिलेंडर है. क्या है? मेजरिंग सिलेंडर. इस मेजरिंग सिलेंडर में एक फनल रखी जाती है. क्या रखी जाती है? फनल. मैं यहाँ पे आपको कोई प्रिकॉशन नहीं करवाऊँगा, बस आप देख लें क्या है ये क्या है? फनल. फनल में क्या लगा दिया जाता है? फिल्टर पेपर. उसको मोड़कर, जैसे हम बरगद के पत्ते को तोड़कर या कागज़ को मोड़कर दोना सा बना लेते हैं, ऐसे फिल्टर पेपर इस फनल में लगा दिया जाएगा. अब इसमें क्या किया जाएगा? इसमें मिट्टी भर दी जाएगी.
जिस भी मिट्टी की आपको वाटर होल्डिंग कैपेसिटी पता करनी है, चाहे मिट्टी कोई सी हो, चाहे रोड साइड हो, चाहे किसी फील्ड की हो या किसी बांध की हो, कहीं की भी हो, जिसकी आपको फील्ड कैपेसिटी पता करनी है। अब क्या करेंगे, एक दूसरा मेजरिंग सिलेंडर लेंगे, इसमें 100 ml वाटर फिल करेंगे, कितना, 100 ml, और इसको इस फनल में डालेंगे स्लोली। जो पानी यहाँ आएगा फिलअप हो जाएगा। ये भी मेजरिंग सिलेंडर है, मेजरिंग सिलेंडर सब जानते होंगे, यहाँ पे मेजरमेंट होता है इसमें। जो पानी आएगा इसमें, जैसे मान लीजिए इसमें 90 ml वाटर आया, 90 ml जल आया, 10 ml जल कहाँ गया, 10 ml जल इस मृदा ने, इस मिट्टी ने अवशोषित कर लिया। यही इसकी क्या है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है। इसको निकाल लिया जाता है। आपको मेरा कार्य समझाना था, प्रैक्टिकल नहीं करवा रहे हैं हमें हमारे टॉपिक पे आना है, इसलिए मैं क्लियर करना चाहता कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी क्या होती है। अब एक बिंदु और बताना चाहूँगा, आपने कई बार सुना होगा जलाक्रांत मृदा, क्या सुना होगा, जलाक्रांत मृदा, या जिसे वाटर लॉक्ड सॉइल भी कहते हैं। ये वाटर लॉक्ड सॉइल क्या है, मृदा में अधिक जल उपस्थित है तो उसे क्या बोल देंगे, वाटर लॉक्ड सॉइल कह देंगे। और ये कार्य के रूप से शुष्क होती है, फिजियोलॉजिकल ड्राई होती है। क्यों, क्योंकि इसमें वायु अनुपस्थित होती है, वायु नहीं पाई जाती। इस कारण ऐसे मृदा में जो जड़ें होती हैं वो अवायवीय श्वसन करती हैं और एल्कोहल का निर्माण करती है, और एल्कोहल का निर्माण करेंगी तो जड़ें नष्ट हो जाएंगी। कैसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए किसी के पास 20 बीघा जमीन है और उसका कोई एक खेत थोड़ा ढलान में उपस्थित है, बारिश होती है तो सारे खेतों का जल उस खेत में आकर एकत्रित हो जाएगा। इसलिए किसान क्या करते हैं, किसान मोटर लगाकर उस जल को बाहर निकालते हैं, और अगर नहीं निकालेंगे तो क्या होगा कि जो जल वहाँ पर उपस्थित है उस जल के कारण वहाँ पे जो फसल लगी हुई है वो फसल आधी या 1/4 जितनी भी डूबी हुई है वो डूबी हुई रह जाएगी, और डूबी हुई रह जाएगी तो अवायवीय शोषण होगा, तो एल्कोहल बनेगा तो भाई साहब फसल नष्ट हो जाएगी। क्लियर है, तो वाटर लॉक्ड सॉइल इसे कहते हैं। आगे होगी ये बात समझ में। इसको आप दूसरे तरीके से और ले सकते हैं, जैसे हम एक गमले में पानी डालना स्टार्ट करते हैं, पानी डालते हैं, एब्जॉर्ब हो जाता है, फिर डालते हैं, फिर एब्जॉर्ब होता है। पहले जो अवशोषण की गति होती है वो थोड़ी तीव्र होती है, फिर धीरे धीरे कम हो जाती है। फिर उसके बाद भी आप पॉट में उस गमले में पानी डालते हो तो गमले में ऊपर मृदा के ऊपर ही भरा रहता है, उसके बाद में वो अवशोषित नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि जितनी कैपेसिटी थी सॉइल की वो तो उसने अवशोषित कर लिया, अब उसके बाद नहीं है। आगे बात समझो, यानी कि मैं यही तो समझा रहा था आपको, अगर मृदा में अधिक जल उपस्थित होगा तो ऐसे मृदा को वाटर लॉक्ड सॉइल कहेंगे। आप कहेंगे उसमें नहीं होता, उसमें इतना जल भरा नहीं होता है, वो थोड़े टाइम में काम में आ जाते हैं, इसलिए नीचे अवशोषित कर लिया जाता है। वाटर लॉक्ड सॉइल का मतलब है लंबे समय तक आप उसमें जल भर कर रख देंगे, लंबे समय तक काम में ना आए, ऐसी स्थिति में अवायवीय शोषण होगा। चलिए आगे चलते हैं। आगे अगर हम चलें तो आगे हमारा टॉपिक आता है, वो आता है पौधों में जल अवशोषण की बात कर रहे थे। और पौधों में जल अवशोषण की अगर हम बात करें, पौधों में जल अवशोषण की बात करें तो उससे पहले ये देख लें, ये सारे टॉपिक हम बात कर चुके हैं, जैसे ये रन ऑफ वाटर है, ये गुरुत्वीय जल है, ये आर्द्रताग्राही जल है, ये रासायनिक जल है, ये सारी बातें कर चुके हैं। कैपिलरी वाटर है, या ये सारे प्रकार आपको एक रेखीय चित्र के द्वारा समझाए जा रहे हैं। ये होलार्ड, क्रिसार्ड और रिकार्ड की बात कर चुके हैं हम। आगे बात करते हैं वाटर एब्जॉर्बिंग ऑर्गन्स ऑफ प्लांट, या पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग। हमें पता है कि पौधों में जल अवशोषण करने वाले अंग कौन होते हैं, मुख्य अंग जड़ें होते हैं, बिल्कुल सही है। लेकिन कुछ कैटेगरीज में जड़ें नहीं होती, तो उनमें कौन होते हैं वो देखना है। जैसे इंपॉर्टेंट की बात करेंगे, ब्रायोफाइट्स में राइजोइड्स के द्वारा जल अवशोषण, या जिसे मूलाभास कहते हैं, और लाइकेंस में राइजिन के द्वारा होता है। ये दो इंपॉर्टेंट है मेरी तरफ से। थैलोफाइटा में सामान्य सतह के द्वारा होगा, हाइड्रोफाइट्स में भी कॉमन सरफेस के द्वारा, और रूट्स के द्वारा तो हमें पता ही है कि एंजियोस्पर्म में होगा, जिम्नोस्पर्म में होगा और टेरिडोफाइट्स में होगा। इसके बाद मूल तंत्र की संरचना या जल अवशोषण की बात करते हैं। जल अवशोषण अंग की अगर हम बात करें उससे पहले हम एक डायग्राम देखते हैं, उस डायग्राम से सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ये वो डायग्राम है, थोड़ा गौर से देखें आप। जो सबसे पहला पार्ट आता है वो आता है रूट कैप। जल अवशोषण अंग या मूल तंत्र की संरचना को कुछ बुक्स में 5 भागों में बांट रखा है, कुछ बुक्स में 4 भागों में बांट रखा है। कन्फ्यूजन कोई नहीं है, वो सब एक ही है और वो सब सही है। वो 5 कैसे कर देते हैं, 4 कैसे कर देते हैं, देख लेते हैं। रूट कैप, सबसे पहला बिंदु आता है हमारा रूट कैप, या जिसे मूलगोप बोलते हैं। पादप मूल का ये अग्रस्त भाग आपको भी दिखाई दे रहा है, और इसी को सिरे पर जो टोपी है, ये छोटी पतली टोपी जैसी संरचना आपको दिखाई दे रही है, ये वाली,
इसे रूट कैप कहते हैं। इसको एक और नाम दिया गया, इसे कैलिप्ट्रा कहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा आप इस नाम को थोड़ा गौर से याद करें, कैलिप्ट्रा। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि मूलगोप तो हमें नाम सुनते ही याद आ जाएगा मूलगोप क्या है, कैलिप्ट्रा याद नहीं आएगा। तो वन लाइन से कैलिप्ट्रा क्या होती है ये भी याद रखें। और पूछ लिया जाए कि जड़ में जो सुरक्षात्मक भाग होता है वो कौन होता है, तो वो कैलिप्ट्रा आएगा, मूलगोप लिखा हुआ नहीं आएगा। तो मूलगोप तो सभी पहचान लेंगे फिर, ठीक है। तो ये बात करनी थी। आपको पता है कि ये जो रूट है वो इस तरह से पेनिट्रेट करेगी मृदा में और नीचे की तरफ आगे बढ़ेगी भेदती हुई। जब भेद कर आगे बढ़ेगी तो उस स्थिति में मृदा कणों की रगड़ से इसकी कोशिकाएं, इसकी कोमल कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं, इसलिए ये आवरण उस रगड़ से सुरक्षा प्रदान करता है। दूसरा भाग बात करते हैं। दूसरा भाग आता है मेरिस्टेमेटिक रीजन। इस मेरिस्टेमेटिक रीजन को विभज्योति क्षेत्र कहा जाता है, जोन ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन कहा जाता है। इसको सेल्फ फॉर्मेशन जोन कह सकता हूँ, कोशिका निर्माणकारी क्षेत्र मेरिस्टेमेटिक जोन है, यानी कि विभज्योति क्षेत्र है। अंडरस्टूड है। यहाँ पर उपस्थित कोशिकाओं में निरंतर विभाजन होगा, निरंतर विभाजन होगा तो कोशिकाएं बनेगी। आगे बात समझ में। और इस भाग के द्वारा विलय का अवशोषण अधिक तेजी से हो सकता है। किसका? विलय का। ये दोनों के लिए पारगम्य होता है, मैं बता दूं। वैसे कोई खास इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं, लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखें, ये दोनों के लिए पारगम्य होता है, ये विलय का अवशोषण करता है। थर्ड की बात करें हम, जो आपको दिख रहा है इलोंगेशन जोन, या जिसे बोलते हैं दीर्घीकरण क्षेत्र, इसे विवर्धन क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कुछ जगह आपको विवर्धन क्षेत्र के नाम से मिल सकता है। क्या है ये? मेरिस्टेमेटिक जोन के पीछे स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं आकार में वृद्धि कर लेती हैं। क्या कर लेती है? आकार में, और वृद्धि भी किसमें? लंबाई में वृद्धि कर लेती है। इसी कारण इसको दीर्घीकरण क्षेत्र कहते हैं। और इस भाग के द्वारा जल अवशोषण धीमी गति से किया जाता है। नेक्स्ट पार्ट आता है, या मैं बोलूँ लास्ट पार्ट आता है, वो आता है मैच्योरेशन रीजन। मैच्योरेशन रीजन मीन्स परिपक्वन क्षेत्र। परिपक्वन क्षेत्र दीर्घीकरण क्षेत्र के पीछे स्थित होता है। इसकी कोशिकाएं विभिन्न कार्य के लिए विभेदित होती हैं, अलग अलग कार्य करती हैं। इस क्षेत्र के द्वारा सर्वाधिक जल अवशोषण किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी कोशिकाएं अतिवृद्धि करके मूल रोम बनाती हैं। ये मूल रोम आपको दिखाई दे रहे होंगे, और यही जल अवशोषण का काम करते हैं, इसलिए इसे जल अवशोषण क्षेत्र भी कहते हैं। और किताबों में जो 5 भाग बांट रखे हैं वो इस मूल रोम क्षेत्र को 5वां बिंदु बनाकर अलग से लिख दिया जाता है। तो बात एक ही है, कन्फ्यूजन की नीड नहीं है। कुछ चीज़ें हमें मूल रोम के बारे में पता होना चाहिए। जैसे हमने बोला कि अतिवृद्धि के रूप में बनते, आपको पता है कि जो सबसे आउटर सरफेस होती है पादपों में उसे हम एपिडर्मिस के नाम से जानते हैं। तो रूट्स में, जड़ों में क्या होती है? जड़ों में भी कुछ किताबों में एपिडर्मिस ही लिख रखी है। क्या गलत है? गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर हम प्रॉपर वर्ड की बात करें तो प्रॉपर वर्ड होता है एपिब्लेमा। कौन होता है? एपिब्लेमा। किसके लिए? रूट्स के लिए। और इस एपिब्लेमा की जिन कोशिकाओं से मूलरोम बनता है उन कोशिकाओं को बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट। क्या बोलते हैं उनको? ट्राइकोब्लास्ट। क्या बोलते हैं? ट्राइकोब्लास्ट। ये वर्ड आप याद रखें। देखें, मैं आपको बार बार कुछ वन वर्ड बिंदुओं पर सूचित कर रहा हूँ। जैसे हमने कैलिप्ट्रा बात की, अभी ट्राइकोब्लास्ट बात कर रहे हैं। ये जो मूलरोम है, इस मूलरोम की जो बाहरी भित्ति होती है वो पैक्टिन की बनी होती है, और अंदर वाली भित्ति सेलुलोज की बनी होती है, और ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। तो ये इस तरह से रूट अपेक्स की बात की, और ये जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, ये सारी बातें हम उस डायग्राम में कर चुके हैं। आप जिनके पास PDF नोट्स उपलब्ध करवाए गए हैं उनको देख भी लिया होगा उन्होंने। ऐसी कोई भी अलग बात नहीं की है, बल्कि 2 बातें आपको अच्छी तरह से हाँ, जैसे आप ये बोलेंगे कि सर कोशिकाओं में काष्ठमन और सुबेरीकरण जल के अवशोषण का कार्य कम करता है, मैच्योरेशन जोन कम करता है। भाई साहब, मैं तो मूल रोम की बात कर रहा हूँ। मूल रोम इसकी अतिवृद्धि से बनता है, तो मूल परिपक्वन क्षेत्र में उपस्थित मूल रोम के द्वारा जल अवशोषण किया जाता है। तो इस तरह से ये बात तो इसकी हो गई। अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास जल अवशोषण की क्रियाविधि। जल अवशोषण की क्रियाविधि 2 प्रकार से होती है, सक्रिय और निष्क्रिय। आपको ये भी बता दूं मैं कि ये क्रेमर ने दिया था। बिल्कुल, आप बोलेंगे सर दिखाई दे रहा है, लेकिन इससे पहले आपको एक चीज़ जाननी चाहिए कि रेनर नाम के एक वैज्ञानिक और थे। कौन थे? रेनर नाम के एक वैज्ञानिक। इन्होंने क्या था? इन्होंने जल अवशोषण के लिए सक्रिय और निष्क्रिय अवशोषण शब्द का प्रयोग किया था। बाद में उसके बारे में क्रेमर ने बताया, विस्तारपूर्वक बताया, क्रेमर ने बताया। अब सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण की बात हम करते हैं। देखें, सक्रिय और निष्क्रिय जल अवशोषण है, अगर आप उसे सामान्य रूप से याद करेंगे, इजीली याद होगा, बिल्कुल भी रटने की आवश्यकता नहीं है। कुछ बिंदु इससे रिलेटेड हैं, जैसे रसारोहण है, वो हम आगे पढ़ेंगे, तब आप इसको कनेक्ट करेंगे तो और ईजी हो जाएगा।
नाम से पता चल रहा है सक्रिय है, तो सक्रिय में आप भी बोलेंगे कि सर इसमें क्या होगा, ऊर्जा की आवश्यकता होगी, और निष्क्रिय में ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होगी, ये देख लीजिए। ठीक है, सक्रिय कब होगा, रात्रि में और प्रातः काल के समय, और निष्क्रिय कब होगा, दिन तथा दोपहर के समय। ये दो चीज़ें हमारी समझ में आ जाती। बाकी के जितने भी अंतर है, अभी भले ही आपको लगेगा कि डिफ़िकल्ट है, मैं गारंटी देता हूँ आपको ये बिल्कुल भी कठिन नहीं है, बिल्कुल भी याद करने में आप असमर्थ हो, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि जब आप रसारोहण का बिंदु पढ़ेंगे और रसारोहण का बिंदु बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, और उसमें मूल दाब और भौतिक बल सिद्धांत, जिसमें भी वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत अगर आपके समझ में आ गया, और समझ में आएगा, बहुत आसान है, अगर वो दो सिद्धांत आपके समझ में आ गए तो ये दोनों के दोनों आप आसानी से पढ़ लेंगे, आसानी से समझ जाएंगे। फिर भी एक बार हम देखते हैं। हमने बोला कि ये रात्रि प्रातःकाल, ये दिन दोपहर, ये इसमें ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती, इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है और इसमें नहीं होती, सॉरी। इसमें जड़ों में बल उत्पन्न होता है, इसमें प्ररोह में यानी कि वायवीय भागों में उत्पन्न होता है। जाइलम में उत्पन्न दाब धनात्मक होता है, और इसमें जाइलम में उत्पन्न दाब ऋणात्मक होता है। ये धनात्मक और ऋणात्मक का मतलब वहाँ पर ही समझ में आएगा। फिर भी मैं बता दूँ, यहाँ पर जो दाब बनता है निष्क्रिय जल अवशोषण में, वो वायवीय भागों के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे ऋणात्मक दाब कहते हैं। यहाँ पर अंडरग्राउंड पार्ट के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, यानी कि मूल के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, धनात्मक। ये अनुकूल परिस्थिति में होता है और ये हमेशा होता रहता है, यानी कि ज़्यादा ये होता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसमें जड़ों की उपस्थिति आवश्यक है, ये जड़ की अनुपस्थिति में भी हो सकता है। जड़ों की उपस्थिति आवश्यक क्यों, क्योंकि मैंने पहले बोला था ये मूल दाब के कारण होता है, तो मूल ही नहीं होगी तो मूल दाब कहाँ से बनेगा, धनात्मक जिसकी बात कर रहे थे। मैं अब वापस आपको बता देता हूँ, धनात्मक और ऋणात्मक अगर किसी का कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तो वहाँ पर थोड़ा गौर से ध्यान दें, वहाँ पर समझ में आएगा ऋणात्मक और धनात्मक का मतलब क्या होता है। इसके द्वारा कुल अवशोषित जल की मात्रा 2 से 4%, इसके द्वारा 96 से 98%, यानी कि अधिक ये काम होता है। ये वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर नहीं करता, ये वाष्पोत्सर्जन पर निर्भर करता है। इसके द्वारा कटे भाग से रिसाव होता है, नहीं होता। नेक्स्ट, इसमें मूल की भूमिका प्रमुख होती है, इसमें मूल की भूमिका गौण होती है। अगर नहीं भी होगी ना मूल तो भी ये होगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट हम चलते हैं। तब हमारे पास जो नेक्स्ट बिंदु आता है वो आता है हमारे पास पाथवे ऑफ वाटर इन प्लांट्स, यानी कि पादपों में जल का मार्ग क्या होता है। पादपों में जल के मार्ग की अगर हम बात करें तो आप बोलेंगे सर पादपों में जो जल अवशोषण अंग होता है वो रूट होती है, आई मीन जड़ होती है। जड़ से पादप किस प्रकार से आगे बढ़ता है उसे आप कुछ गौर से देखें। सबसे पहले हम बोलेंगे कि साहब सोइल वाटर होता है। क्या होता है, सोइल वाटर। अब मैं इनिशियल वर्ड में ही लिखूंगा आगे, सोइल वाटर होता है सब। फिर ये कहाँ पे जाएगा, इसके बाद ये मूल रोम में जाएगा। किस में जाएगा, मूल रोम में, यानी कि रूट हेयर में जाता है जल। रूट हेयर से जल किस में जाएगा, एपिब्लेमा में। मैंने बताया था आपको एपिब्लेमा क्या होती है, बिल्कुल याद रखें आप, एपिब्लेमा में। एपिब्लेमा से आगे किस में जाएगा, फर्स्ट कोर्टेक्स सेल में। किस में जाएगा, फर्स्ट कोर्टेक्स या वलकुट कोशिका में। इसके बाद नेक्स्ट कोर्टेक्स सेल में, मैंने सेकंड नहीं बोला, नेक्स्ट। आप सोचेंगे कोर्टेक्स सेल क्यों, क्योंकि आपको पता है कोर्टेक्स जो स्तर होता है वो बहुस्तरीय होता है। कोर्टेक्स के बाद ये किस में जाएगी, एंडोडर्मिस में। एंडोडर्मिस में भी किस में, पैसेज सेल के थ्रू। फिर इसके बाद पेरीसाइकिल यानी कि परिरंभ, और परिरंभ के बाद ये किस में जाएंगी, जाइलम में जाएंगी। और जाइलम कौन होता है, जाइलम जल का ऊपरी चालन करता है, रसारोहण करता है, जल का संवहन करता है। तो ये पादपों में जल का मार्ग है। मैं दोबारा से बता दूं, पादपों में जो जल का मार्ग आपको दिखाई दे रहा है, पहले मृदा जल है, मूल रोम इसे अवशोषित करेंगे, और किस तरह से अवशोषित करेंगे, अंतः चूषण। ये बात आप अच्छी तरह ध्यान रखें, मैंने आपको पहले बता रखा है कि जल अवशोषण की प्रक्रिया में सबसे मेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इम्बिबिशन यानी कि अंतः चूषण। उसके बाद जो क्रिया काम में आती है वो परासरण, उसके बाद विसरण, डिफ्यूजन। ये रूट एयर है, इसके बाद एपिडर्मिस, इसके बाद फर्स्ट कोर्टेक्स सेल, इसके बाद नेक्स्ट कोर्टेक्स सेल, इसके बाद एंडोडर्मिस, पैसेज सेल, ये पेरीसाइकिल, परिरंभ, और उसके बाद जाइलम। और जाइलम क्या कर देगा, जल का ऊपरी चालन कर देगा। ये देखें, अब हम आगे बात कर रहे थे, पाथवे की बात कर ली हमने कि जल का मार्ग ये रहेगा कि जल इस मार्ग से होता हुआ जाइलम तक पहुंचेगा। और जाइलम कौन होता है, जाइलम वो ऊतक होता है, वो जटिल ऊतक होता है जो जल का पौधों में संवहन करता है, ऊपरी चलन करता है। अब आगे जो पॉइंट आता है हमारे पास वो आता है कि जड़ का मूल रोम से जाइलम तक जल प्रवाह पार्श्वीय प्रवाह लेटरल फ्लो कहलाता है। और ये लेटरल फ्लो कई तरीकों से संभव है, और
वो तरीके कौन कौन से, वो तरीके हैं एपोप्लास्ट तरीका है और सिम्प्लास्ट है, ये आपको दिख रहा होगा, एपोप्लास्ट है, सिम्प्लास्ट है और वैक्यूलर है। ये डायग्राम आपको अच्छी तरह, अगर ये भी ना दिखे तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा, आप ये देखिए, इसमें आपको थोड़ा इजी समझ में आ जाएगा। सबसे हम पहले किसकी बात करेंगे, एपोप्लास्ट पाथवे की बात करेंगे। एपोप्लास्ट पाथवे को अपलवक पथ भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पादपों में जो जल का प्रवाह होता है वो निर्जीव कोशिका भित्ति व कोशिकाओं के मध्य उपस्थित अंतर कोशिकीय इंटरसेल्युलर स्पेस के द्वारा होता है। इसी को क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट पाथवे या अपलवक पथ। आप खुद देख सकते हैं ये कलर जो आपको जहाँ जहाँ दिखाई दे रहा है, ये इस तरह से, ये इस तरह से जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कौन है, ये एपोप्लास्ट पाथवे है। आगे होगी बात समझ में। जल का ये प्रवाह अनियंत्रित होता है और विसरण के द्वारा होता है। कैसा होता है, अनियंत्रित होता है और विसरण के द्वारा होता है। पादपों की जड़ों में पाई जाने वाली एंडोडर्मिस की कोशिका भित्तियों में कैस्पेरियन पट्टियां पाई जाती हैं, जिनमें सुबेरिन पाया जाता है और सुबेरिन हमेशा क्या होता है, जल के लिए अपारगम्य होता है। तो ये तो बात किसकी कर ली हमने, एपोप्लास्ट पाथवे की या अपलवक की बात कर ली। इसके बाद जो हमारे पास दूसरा आता है वो आता है सिम्प्लास्ट पाथवे। जो ये कलर जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला नीचे वाला, दोबारा देखें, ये नीचे वाला जो आपको दिखाई दे रहा है ये सिम्प्लास्ट, ये जहाँ पर भी है वो सिम्प्लास्ट पाथवे। यानी कि इसको क्या बोलूँगा मैं, जब जल कोई एक कोशिका से दूसरी कोशिका में प्लाज्मोडेस्मेटा कहाँ, ये प्लाज्मोडेस्मेटा भाई साहब, ये आपको ध्यान हो तो आपने प्रीवियस क्लास में जब प्लांट सेल का डायग्राम पढ़ा होगा तो प्लांट सेल के डायग्राम में कोशिका भित्ति बनाई होगी मेन डायग्राम में, और उस डायग्राम में जब आप बनाते हैं तो वहाँ पर कोशिका भित्ति में कुछ जगह पर आप पतली कर देते हैं उसको, वो कौन होती है, वहाँ पर जहाँ पर कोई निक्षेपण नहीं मिलता उसे बोलते हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। और प्लाज्मोडेस्मेटा क्या है, प्लाज्मोडेस्मेटा वो स्थान होता है जहाँ पर दो सन्निकट कोशिकाएं, दो पास में स्थित कोशिकाएं अपने जीव द्रव्य का आदान प्रदान कर सकती हैं, और ये पादप कोशिकाओं में पाई जाने वाली विशिष्ट संरचनाओं में से एक संरचना है। आगे होगी बात समझ में। हालांकि मुझे प्लाज्मोडेस्मेटा के बारे में इतनी व्याख्या करने की नीड नहीं है, आपने पढ़ रखा है। ये सिम्प्लास्ट पाथवे, ये कौन सा पाथवे है, सिम्प्लास्ट पाथवे। इस प्रकार का प्रवाह विसरण क्रिया द्वारा था, वो भी विसरण के द्वारा ये था, लेकिन वो अनियंत्रित था, ये थोड़ा नियंत्रित होता है। वो निर्जीव पथ था, ये सजीव पथ है। ये मार्ग अधिकतम प्रतिरोध वाला होता है, ये धीमा होता है। ये बातें आप ध्यान रखें। इसके बाद जो तीसरा पथ आता है वो इसमें दिखा नहीं रहा, आप ऊपर वाले डायग्राम में चलते हैं। तीसरा पथ जो आता है उसे बोलते हैं वैक्यूलर पाथवे या रसधानीय पाथवे। इस प्रकार का जो प्रवाह होता है उसमें जल एक कोशिका से दूसरी कोशिका में जाता सेल मेम्ब्रेन के थ्रू, ये प्लाज्मोडेस्मेटा का उपयोग नहीं करता। और जब ये जाएगा तो किस तरह से जाएगा, वैक्यूल से होता हुआ। आप गौर से देखें, ये जो डॉटेड लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली दिख रही है, ये कौन है, ये सब वैक्यूल है, लिख भी रखा है। तो वैक्यूल की झिल्ली को क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट, और इसमें जो रस भरा होता है उसे सेल सेप। तो यहाँ से किस में गया, बाहर निकला और सेल मेम्ब्रेन में से जीव द्रव्य कला में से जा रहा है, ऐसा भी आप देखें, और फिर नेक्स्ट वैक्यूल में जा रहा है, इसलिए इसे वैक्यूलर पाथवे कहते हैं। ये प्लाज्मोडेस्मेटा में से जो जाएगा उसे तो हम क्या बोल देंगे, सिम्प्लास्ट पाथवे। आगे बात समझ में। और जो निर्जीव कोशिका भित्ति में से जाएगा उसे क्या बोल देंगे, एपोप्लास्ट पाथवे। आई होप आपके ये तीनों पाथवे समझ में आ गए होंगे और इम्पोर्टेंट भी है। ये देखिए, हमने बात की थी कि जल अवशोषण का अंग होता है, ये सॉइल वाटर, ये सारी बातें हमने की कि इस तरह से आगे बढ़ता है। फिर हमने एपोप्लास्ट, सिम्प्लास्ट और रसधानीय पथ की भी बात कर ली है। ये सिर्फ आपकी सुविधा के लिए ये PDF यहाँ पर उपलब्ध करवा रखे हैं। आप वीडियो को स्लो करके पॉज करके इनको देख सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास PDF उपलब्ध है उन्हें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं आई। इसके बाद जो टॉपिक है वो है जल अवशोषण को प्रभावित करने वाले कारक। इसमें पहला है प्राप्य मृदा जल या अवेलेबल सॉइल वाटर। पौधे मुख्यतः केशिकत्व जल का उपयोग करते हैं, और केशिकत्व जल की मात्रा जितनी अधिक होगी जल अवशोषण की क्षमता भी उतनी ही अधिक होगी। नेक्स्ट है जल धारण क्षमता और स्थायी म्लानी प्रतिशतता, ये दोनों इसी में शामिल किए गए हैं। जल धारण क्षमता यानी कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी की बात हम कर चुके हैं, और म्लानिता यानी कि विल्टिंग या मुरझाना आप अच्छी तरह जानते हैं। जब पौधों में पत्तियों के द्वारा या वायवीय भागों के द्वारा अधिक वाष्पोत्सर्जन होता है, तो अधिक वाष्पोत्सर्जन की स्थिति में पत्ती की कोशिकाएं क्या हो जाती हैं, फ्लैशिड हो जाती हैं, शलत हो जाती हैं और पत्तियां मुरझा जाती हैं।
ये दो प्रकार से या दो भागों में इसे बांटा जा सकता है, अस्थायी म्लानिता और स्थायी म्लानिता। अस्थायी म्लानिता क्या होती है? दिन के समय वाष्पोत्सर्जन हुआ, पत्ती की कोशिकाएं क्या हो गई? शलत हो गई। रात्रिकाल हुआ, जल अवशोषण के कारण कोशिकाएं पुनः स्फीत हो गई, पत्ती की कोशिकाएं स्फीत होते ही पत्ती स्वस्थ हो जाएगी। तो वो तो, या उसे तो कहेंगे अस्थायी म्लानिता। और स्थायी म्लानिता की स्थिति में क्या होगा कि वाष्पोत्सर्जन की दर अधिक होगी लेकिन जल अवशोषण नहीं हो पाएगा। ऐसी स्थिति में पत्ती में उपस्थित कोशिकाएं शलत यानी कि फ्लैशिडी रहेंगी और पौधा मुरझा जाएगा, उसे बोलते हैं स्थायी म्लानिता। नेक्स्ट कारक आता है सोइल एरिएशन, मृदा वातन, यानी कि अच्छे वातन वाली मृदा में जल अवशोषण अधिक होगा और अल्पवातित मृदा में जल अवशोषण कम होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजन नहीं होगी। और जलाक्रांत मृदा में भी जल अवशोषण निम्न या शून्य होगा। नेक्स्ट कारक है सोइल टेम्परेचर। 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के तापमान पर जल अवशोषण की क्षमता अधिक होती है। 20 डिग्री से कम हो जाए या 30 डिग्री से अधिक हो जाए, ऐसी दोनों ही स्थितियों में मैं ये कहूँ कि जल अवशोषण की क्रिया पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। मृदा विलयन की सांद्रता। मृदा विलयन की सांद्रता से तात्पर्य है यदि मृदा में विलेय पदार्थ अधिक होंगे तो उसे बोलेंगे उच्च सांद्रता मृदा विलयन या उच्च सांद्रता युक्त मृदा विलयन, और यदि विलेय कम होंगे तो उसे बोलेंगे तनु विलयन। तो उच्च सांद्रता वाले मृदा विलयन में जल अवशोषण की दर कम होगी, जबकि तनु विलयन में जल अवशोषण की दर अधिक होगी। ये सांद्रता और विलेय संबंधित सारी बातें हम वाटर रिलेशन जल संबंध में बात कर चुके हैं। आई होप आपके आज का टॉपिक समझ में आया होगा। अगर इसके बावजूद किसी को प्रॉब्लम है, कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पर रिप्लाई कर सकते हैं। आपकी प्रॉब्लम एज सुन एज पॉसिबल सॉल्व कर दी जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम रसारोहण की यानी कि एसेंटोप्स ऐप की बात करेंगे। तो अभी के लिए इतना। जय हिंद, जय भारत।